Hello everyone, welcome to my channel Law Savvy by Chahat. So today we are going to start the series on Sale of Goods Act 1930. तो सेल ऑफ गुड्स में आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसका क्या मतलब होता है कि जब एक सेलर अपने गुड्स बेच रहा है बायर को फॉर अ प्राइस, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो इसके क्या एसेंशियल्स होते हैं? पहला है देयर शुड बी टू पार्टीज, दो पार्टीज होनी चाहिए हैं, सेलर और बायर। अगर सेलर जो है वो अपने गुड्स अपने को ही बेच रहा है तो उसको हम सेल नहीं बोल सकते हैं। दूसरा है दैट द सेलर शुड सेल हिज गुड्स फॉर अ प्राइस, पैसों के लिए बेच रहा है, ना कि बार्टर सिस्टम है। जैसे क्या होता है कि तुम वीट ले लो और मुझे तुम इन रिटर्न राइस दे दो, ना कि इसमें गिफ्ट आएगा, एक्सचेंज आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसमें क्या है कि जो सेलर है वो अपने गुड्स बेच रहा है बायर को फॉर अ प्राइस, पैसों के लिए। उसके बाद है थर्ड दैट देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स। अब जो यहाँ पर वर्ड यूज्ड है वो है जनरल प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है कि जो सेलर है वो बायर को बेच रहा है, जो गुड्स बेच रहा है उसमें वो ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, पूरा का पूरा ओनर अब कौन बन जाएगा? बायर। ठीक है, जो सेलर है वो सिर्फ पोजेशन का या यूज करने का राइट बायर को नहीं दे रहा है, बट जितनी भी राइट्स होती हैं पूरा का पूरा ओनरशिप जो होता है वो ट्रांसफर करता है सेलर बायर को। इसके बाद आता है सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? गुड्स, क्योंकि जो बायर है वो क्या बेच रहा है सेलर को? वो बेचता है गुड्स। तो अब क्या सारे गुड्स इसमें कवर्ड होते हैं? तो ऐसा नहीं है। जो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट है इसमें हमारा सिर्फ कवर होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो प्रॉपर्टी, जो गुड्स मूव हो सकते हैं, जैसे कार हो गई, ठीक है, क्लोथ्स हो गए, तो ये सारी चीजें क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। तो इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा घर है, दुकान है, ठीक है, जो भी चीजें अर्थ से अटैच्ड हैं वो सारी चीजें यहाँ पर गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। यहाँ पर सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो ही गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। उसके बाद एक और चीज है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो ग्रोइंग क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जो खेती होती है, या फिर जो स्टैंडिंग टिम्बर जिसको हम बोलते हैं। स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब होता है जब वुड्स जो हैं, ठीक है, जब वुड बेचा जाता है किसी भी पर्पस के लिए उसको स्टैंडिंग टिम्बर कहते हैं। या फिर ग्रास, तो जब ये ग्रास और क्रॉप्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से पहले उन्होंने बेसिकली क्या है कि अर्थ से अलग कर दिया गया है, उसको सेपरेट कर दिया गया है, सेवर कर दिया गया है, तो वो भी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। उसके बाद जो भी स्टॉक्स और शेयर्स होते हैं वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और वो भी गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड होता है। उसके बाद गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ऑल दीज आर कवर्ड अंडर गुड्स। लेकिन गुड्स की डेफिनेशन में क्या नहीं आता? इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको बताया कि घर हो गया, दुकान हो गई, तो ये सारी चीजें गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। उसके बाद और क्या एक्सक्लूड करता है ये? एक्शनेबल क्लेम्स। अब एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है? अनसिक्योर्ड डेट्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने किसी से लोन ले रखा है और आपने इन रिटर्न उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाई है, ठीक है, तो वो बंदा जो है वो आपके ऊपर क्लेम डाल सकता है, आपको सू कर सकता है, और हम उसी को एक्शनेबल क्लेम्स कहते हैं। तो अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो एक्शनेबल क्लेम तो वो यहाँ पर गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और उसके बाद लास्ट है हमारा मनी। तो जो करेंसी है, जो प्रेजेंट करेंसी या मनी है, ठीक है, वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते बायर को। क्यों? क्योंकि बायर जो है वो आपको प्राइस देगा, बट आप जो हो आप गुड्स ट्रांसफर कर सकते हो बट मनी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो जो मनी है वो भी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स कौन से होते हैं? तो दो मेन टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं। पहला है एग्जिस्टिंग गुड्स और उसके बाद आता है फ्यूचर गुड्स। तो एग्जिस्टिंग गुड्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे पहला है स्पेसिफिक गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स का क्या मतलब हो जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ड्रेस खरीदने जाते हो, ठीक है, कोई ब्राइड है वो ड्रेस खरीदने जा रही है, अपनी वेडिंग ड्रेस। अब उसमें से जब वो स्पेसिफाई कर रही है कि मुझे यही वाली जो ड्रेस है वो चाहिए है, ठीक है, तो जब बायर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है,
ठीक है, कि उसको कौन सा गुड चाहिए है और वो गुड रिप्लेस नहीं करा जा सकता, मतलब कि इस ड्रेस के बजाय जो सेलर है वो उसको ये वाला नहीं दे सकता। तो ऐसे गुड्स जो एट द टाइम ऑफ सेल स्पेसिफाई करे जाते हैं या आइडेंटिफाई करे जाते हैं बाय द बायर, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स। उसके बाद आता है अनसर्टेन गुड्स। तो अनसर्टेन गुड्स का क्या मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सेलर है उसके गोडाउन में पड़े हैं 1000 बैग्स ऑफ राइस। अब उसमें से जो बायर है वो कहता है कि मुझे इसमें से 10 बैग्स ऑफ राइस चाहिए हैं, ठीक है। तो अब इसमें से जो सेलर है वो कोई भी 10 बैग उठा के दे सकता है। सो दैट मीन्स कि अभी जो गुड्स हैं वो क्या हुए हैं, वो सर्टेन नहीं हुए हैं, वो स्पेसिफाई नहीं हुए हैं कि इसमें से कौन से 10 बैग, ठीक है, वो ट्रांसफर होंगे बायर को। तो इन गुड्स को हम कहते हैं अनसर्टेन गुड्स, जो अभी तक असर्टेन नहीं हुए हैं, आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। लेकिन जब ये गुड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे बल्क से, ठीक है, जब वो 10 बैग्स ऑफ राइस स्पेसिफाई हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो देन हम उनको बोलेंगे असर्टेन गुड्स, ठीक है। तो वो हो जाएंगे हमारे असर्टेन गुड्स। उसके बाद आता है हमारा फ्यूचर गुड्स। अब फ्यूचर गुड्स कौन से होते हैं, जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है, उस समय सेलर के पास उसकी पोजेशन नहीं है या वो अभी तक मैन्युफैक्चर ही नहीं हुए हैं, तो उनको हम बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ए जो है वो बी को कहता है कि जो मेरी काऊ है वो अगले साल, ठीक है, जब जब मिल्क प्रोड्यूस करेगी तब तब जो मिल्क है वो मैं तुम्हें सेल करूंगा, ठीक है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि अभी तक वो जो मिल्क है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। सो दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड इन द फ्यूचर। तो ऐसे गुड्स जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेलर के पास नहीं होते हैं, बट वो फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होंगे या फ्यूचर में उसको एक्वायर करा जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम फ्यूचर गुड्स। उसके बाद आता है कंटिंजेंट गुड्स। अब कंटिंजेंट गुड्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सेलर है वो बायर को कहता है कि मेरा कुछ माल जो है वो चाइना से आना है शिप में, ठीक है, अगर तो वो माल आ गया ओके तो मैं तुम्हें वो बेचूंगा, और अगर नहीं आया, ठीक है, उसको इंपोर्ट अथॉरिटीज ने रोक लिया या फिर कुछ भी शिप का एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। तो अब ये जो सेल है, ठीक है, ये कंटिंजेंट गुड्स का है। दैट मीन्स कि उसकी जो डिलीवरी है दैट इज डिपेंडेंट कि वो जो सेलर है उसके पास ये गुड्स आए या ना आए, ठीक है। तो अब अगर इस केस में जो सेलर है उसके पास गुड्स नहीं भी आ पाते हैं, तो बायर सू नहीं कर सकता है सेलर को। क्यों, क्योंकि उसने क्लियर कर दिया था कि उसकी जो डिलीवरी है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द कंटिंजेंसी कि वो आए या ना आए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब हमें एक चीज क्लियर करनी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं उसमें दोनों चीजें कवर्ड होती हैं, सेल भी और एग्रीमेंट टू सेल भी। तो सेल का क्या मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सेलर है वो बायर को कहता है कि ये वाला जो फोन है मैं तुम्हें 20,000 में बेचूंगा, तो बायर कहता है ओके, बायर उसको पकड़ाता है 20,000, और उसी समय क्या है जो मोबाइल है वो बायर को मिल जाता है और सेलर को 20,000 मिल जाते हैं। तो जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इमीडिएटली हो रही है, ठीक है, उसी समय हो रही है, देन एंड देयर, तो उसको हम बोलेंगे सेल। बट फॉर एग्जाम्पल अगर सेलर बोलता है बायर को, ठीक है, कि मैं 1 महीने बाद तुम्हें ये जो गुड्स है, जो ये फोन है ये बेचूंगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा एग्रीमेंट टू सेल। या फिर वो कहता है कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो मैं तुम्हें 10 दिन बाद बेचूंगा, तो वो भी हो जाएगा एग्रीमेंट टू सेल। सो दैट मीन्स कि अगर देन एंड देयर सेल हो रही है तो वो सेल में आ जाएगा, और अगर जो सेलर है वो एग्री कर रहा है बायर को बेचने के लिए ऑन सम फ्यूचर डेट, तो वो हो जाएगा हमारा एग्रीमेंट टू सेल। सो दैट मीन्स कि सेल तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कि जो भी ऑब्लिगेशंस थी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वो फुलफिल हो चुकी हैं, और जो एग्रीमेंट टू सेल है वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है बट फ्यूचर में एग्जीक्यूट होना है। और उसके बाद दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो गुड्स हैं वो बायर्स के रिस्क पे होती हैं। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी गुड का ओनर होता है, ठीक है, तो उस गुड्स की जो रिस्क होता है वो ऑब्वियसली उस ओनर पे ही है,
ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप फोन है, ठीक है, सेलर ने बायर को फोन बेचा, बायर ने उसको पैसे दे दिए, ठीक है, तो सेल हो गई। लेकिन बायर कहता है कि मैं अभी शाम तक तुमसे ये फोन पकड़ता हूँ, ठीक है। अब जो सेल है वो हो चुकी है, सो दैट मीन्स बायर ऑलरेडी उसका ओनर बन चुका है। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो फोन है, ठीक है, ये चोरी हो जाता है या टूट जाता है, ओके, तो अब इसका जो लॉस है वो कौन बेयर करेगा? वो बायर ही बेयर करेगा। वाई? क्योंकि बायर ऑलरेडी इसका ओनर बन चुके हैं। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सेलर है वो बायर को कहता है कि मैं 10 दिन बाद तुझे ये फोन बेचूंगा, तो अगर इन 10 दिन में इस फोन को कुछ हो जाता है तो इसका लॉस कौन बेयर करेगा? सेलर बेयर करेगा। वाई? क्योंकि अभी तक जो बायर है वो इसका ओनर नहीं बना है, अभी तक सेलर ही इसका ओनर है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि सेल में तो बायर्स रिस्क पे होते हैं गुड्स, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में सेलर्स रिस्क पे होते हैं। उसके बाद जो सेल है, अब हमने पढ़ा दैट सेल होता है देन एंड देयर, सो दैट मीन्स वो तो एग्जिस्टिंग गुड्स का ही हो सकता है, ठीक है, जो ऑलरेडी सेलर के पास है। बट एग्रीमेंट टू सेल एग्जिस्टिंग गुड्स का भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फोन ऑलरेडी सेलर के पास है, वो कहता है कि मैं तुझे 10 दिन बाद बेचूंगा, तो वो हो जाएगा एग्रीमेंट टू सेल ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स। लेकिन अगर वो कहता है कि फ्यूचर में मेरे पास फोन आना है, तो वो क्या हो गया? फ्यूचर गुड। तो अगर वो एग्रीमेंट टू सेल कर रहा है किसी फ्यूचर गुड का, तो वो भी एग्रीमेंट टू सेल में आ जाएगा। सो दैट मीन्स एग्रीमेंट टू सेल तो दोनों का हो सकता है, लेकिन सेल सिर्फ एग्जिस्टिंग गुड्स का ही हो सकता है। उसके बाद है बायर हैज अ राइट इन रेम। अब राइट इन रेम का क्या मतलब होता है? राइट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो अब हमने देखा कि जो बायर है वो ऑलरेडी ओनर बन चुके हैं उन गुड्स का, इसीलिए उस ओनरशिप से जितनी भी राइट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, अगेंस्ट द पब्लिक एट लार्ज, वो सारी की सारी बायर को मिल जाती हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर उस गुड को नुकसान पहुंचाता है, कुछ भी करता है, तो उसके पास पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट उस गुड से रिलेटेड राइट्स हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? बायर के पास अभी तक ओनरशिप नहीं आई है, इसीलिए उसके पास सिर्फ राइट इन पर्सोनम है। राइट इन पर्सोनम मतलब राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, और यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन कौन है? सेलर है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जो सेलर है बाद में इसको बेचने से मना कर देता है, जो ये फोन इसने प्रॉमिस करा था, सो उस केस में क्या है कि जो बायर है वो सेलर को सू कर सकता है डैमेजेस के लिए, ठीक है। लेकिन किसके अगेंस्ट राइट है उसकी? सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन दैट इज द सेलर के अगेंस्ट। और उसके बाद सेल में क्या होता है? दैट द सेलर हैज नो राइट टू रीसेल, ठीक है। तो मतलब जो जो गुड सेलर ऑलरेडी बेच चुका है बायर को, ऑब्वियसली उसके पास उसी गुड को रीसेल करने की कोई राइट नहीं होगी। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि अभी तक जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं हुई है, इसीलिए जो सेलर होता है उसके पास कुछ कंडीशंस, ठीक है, अगर कुछ कंडीशंस जो हैं वो बायर फुलफिल नहीं करता है, तो उसके पास, सेलर के पास इवन ये राइट होती है कि वो उन्हीं गुड्स को रीसेल कर दे किसी और बंदे को, ठीक है। तो सेल में तो नहीं रीसेल कर सकता उन्हीं गुड्स को, बट एग्रीमेंट टू सेल में कुछ कंडीशंस में कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।